ये किसान की जो दिशा है ये किस तरह बदलेगी, क्या मतलब आपके दिमाग में क्या रोड मैप है इसका? तो कब लौटेंगे और सरकार कब किसानों को कहेगी कि प्राकृतिक खेती की तरफ आ जाओ? अपने हरियाणा का कोई डाटा कलेक्ट किया, टोटल किसान कितने हैं अपने हरियाणा में? खेती घट रही है या फिर बढ़ोतरी है हेक्टेयर में? तो जब आप अपना एनालिसिस करते हो कि एज ए कृषि मंत्री आपने क्या मतलब प्रायोरिटी रखी है अपनी? मैं 3 साल बाद पूछ लूंगा आपसे। नमस्कार दोस्तों, 8 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त धर्मेंद्र कुमारी। दोस्तों, आज हैं हमारे साथ कृषि मंत्री जेपी दलाल जी। भिवानी में एक बहुत बड़ा मेला लग रहा है और दलाल साहब का तो ये दावा है कि ये एशिया का सबसे बड़ी पशु प्रदर्शनी है। पूरा दिन मैं इसमें घूमा हूँ। बहुत सारे वीडियो आपने हमारे चैनल पर देखे होंगे जो अलग अलग किसान आए हुए हैं अपने पशुओं को लेके। सच में मेरा दिल तो खुश हो गया। और अब पूछते हैं दलाल साहब से कि ये कॉन्सेप्ट वो क्यों लेकर आए और इसका किसानों को क्या फ़ायदा होगा। दलाल साहब, आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई रविंदर जी। दलाल साहब, ये भिवानी में इस तरह का मेला आपने लगाने की क्यों सोची? ये कॉन्सेप्ट क्या था आपके मन में, कैसे आ रहा था? नहीं, पहले तो ये था कि पिछले 2 साल जो संकट के थे दुनिया के अंदर, किसी भी तरह की कोई एक्टिविटी हो नहीं पा रही थी। कहीं कर्फ्यू, कहीं लॉकडाउन, कहीं बीमारी का डर, और लोग जो है परेशान थे। जी। और हमारे विभाग का काम वैसे भी ये है, चाहे कृषि हो, पशुपालन हो, कि जो नॉलेज है लेबोरेटरी में है, नॉलेज यूनिवर्सिटी में है, या नॉलेज किसी प्रोग्रेसिव फार्मर के पास है जी। उसको हम आम आदमी तक, आम किसान तक नहीं पहुंचाएंगे तो उस ज्ञान के प्रचार प्रसार के बगैर फायदा नहीं है उसका। फायदा नहीं होगा। तो इस मेले का यही मकसद है कि पशुपालन में, मछली पालन में, खासकर जो विजिबल तो पशुपालन था, स्टॉल हमने मछली पालन और कृषि के भी लगाए कि कृषि में क्या क्या एक्टिविटी चल रही है। टोटल एक पैकेज सा बन जाएगा। बना दिया कि जो आए उसको, ग्रामीण क्षेत्र का किसान भाई आए, वो पशुपालन में भी उसकी रुचि होती है, कृषि में भी होती है, बागवानी में भी होती है, तो वो सारी चीज़ देख के जाए, कुछ सीख के जाए। तो इसमें हमने सारे हरियाणा के जी जो उत्कृष्ट पशुपालक है, जो बेस्ट परफॉर्मर है, सबसे अच्छी नस्ल के झोटे, सबसे अच्छी नस्ल की गाय, सबसे अच्छी नस्ल की भैंस या सांड, साहिवाल, घोड़े, गिर या हरियाणवी गाय या ऊँट, भेड़, बकरी, लगभग कोशिश करी है कि सारी चीज़ हों। और क्योंकि हर तरह के किसान हैं, लैंडलेस फार्मर भी हैं, छोटे जमींदार भी हैं, बड़े भी हैं, और बिना ज़मीन वाले हैं जो भेड़ बकरी पालते हैं, हमारे गरीब भाई हैं। तो सभी को फ़ायदा हो, और इसका मकसद ये है कि जिससे किसान को फ़ायदा हो। आजकल अच्छी से अच्छी नस्ल के कौन से पशु आए हुए हैं, कैसे वो उनको मेंटेन करना है, और उससे अपने जो पशुपालन हैं उसको कैसे वो कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब जो टेक्नोलॉजी है या जो तकनीकें आ रही हैं वो डिलीवर हों किसान तक। देखिए, पशु आजकल हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि किसान की आमदनी बढ़ानी है। अब खेतीबाड़ी में अगर यह खेतीबाड़ी करते रहेंगे, गेहूं और धान या कपास, तो या तो इसकी यील्ड बढ़ाए, वो बड़ा मुश्किल सा काम है, क्योंकि हमारी धरती भी वीक हो गई है और तरह तरह की समस्याएं भी आ गई हैं। तो सबसे अगर कोई चीज़ है इस आमदनी बढ़ाने के लिए, 5-4 चीज़ है कि भैया तो सब्जियों की तरफ जाओ, या फूलों की तरफ जाओ, मशरूम की खेती करो, या मधुमक्खी पालन का करो, या प्रोसेसिंग का कोई काम करो, या मछली का पालन का काम करो, या फिर ये है कि पशुपालन। और पशुपालन में मान लीजिए आप 4 गाय रखते हैं, 4 भैंस रखते हैं, उसके लिए जितनी जगह है, जितना खाना पीना है, जितना खर्चा है, वो जो भी है आपके पास, अगर उसकी नस्ल सुधर जाए, 10 लीटर वाली 15 लीटर देने लग जाए गाय, 10-15 वाली 25 बढ़ जाए उसका, तो एकदम से खाएगी उतना है, जगह भी उतनी चाहिए कि मेंटेनेंस भी उतना ही लगेगा, रख रखाव भी वही होगा। तो सिर्फ नस्ल सुधरने से ही
खर्चा सेम रहेगा और उसका उत्पादन ज़्यादा हो जाएगा तो डेढ़ी आमदनी हो जाएगी। तो दलाल साहब ये काम तो किसान या पशुपालक तो नहीं कर सकता, उसको तो टेक्नोलॉजी आप दोगे तो वो हम कर लेगा। हम उनको चीज़ दें तो जब कोई चीज़ देखेगा तभी तो मांगेगा। अच्छा। हाँ, किसान क्या है कि अपने ऊपर प्रयोग नहीं करने देना चाहता, उसको दिखाना पड़ता है। जो बड़े किसान हैं, डेयरी वाले हैं या अच्छे जो अफोर्ड कर सकते हैं, ऐसे किसान भाइयों ने कर रखा है। अच्छा। उनके पशुओं की ये प्रदर्शनी थी, हम उसको हालांकि इनाम भी देते हैं, कंपटीशन भी करते हैं ताकि उनका इंटरेस्ट बना रहे, लेकिन आम किसान उसको आगे देख के जाए। अच्छा। अब ये चीज़ है, ये गाय इतने लीटर वाली है, ये भैंस इतने लीटर दूध वाली है, ये पाल सकता है तो मैं भी पाल सकता हूँ। फिर उसको हम बताएंगे कि भाई ये गाय तेरी घर में भी हो सकती है, ये भैंस तेरे घर में मोटिवेट करना चाहते हो आप उनको। हाँ, उसकी देखिए रिसिपेंट की जो जिसने ग्रहण करना है उसकी इच्छा नहीं होगी तो आप कुछ नहीं कर सकते। तो उसको मेंटली तैयार करने का मकसद है कि देखे, सीखे और वो अचीव करने की उसमें इच्छा जागृत हो। अच्छा दलाल साहब, आपने मेरे ख्याल से खेती भी करी, आपका गुस्कानी नहीं, अभी भी कर रहा हूँ खेती में। और मेरे ख्याल से पशु भी पाले होंगे आपने बचपन में। हाँ, पशु तो घर वाले ने पाले, हमारे मन ने तो नहीं पाले। अच्छा। हाँ, लेकिन खेती अभी तक कर रहा हूँ। अच्छा। हाँ, तो अब जैसे आप कृषि मंत्री बन गए तो एक कृषि से सीधा नाता है आपका कि आपने खेती करके भी देख ली और अब कृषि मंत्री के रूप में आप बहुत सारे किसानों का भला भी कर सकते हो। ये किसान की जो दिशा है ये किस तरह बदलेगी, क्या मतलब आपके दिमाग में क्या रोड मैप है इसका? देखो, मैंने तो वैसे देखा है बाहर विदेशों में भी, कनाडा में, ऑस्ट्रेलिया में या अमेरिका में, हमारे इंडियन फार्मर हैं जिनके अपने घर के जहाज हैं, बड़े शहरों में रहते हैं, हवाई जहाज लेके और उसमें खेत में पानी में उतार देते हैं, पानी में उतार देते हैं। मैं बैठ के भी गया हूँ किसी के साथ, और 2-2, 4-4, 5-5 हज़ार एकड़, 10-10 हज़ार एकड़ के फार्म है। हमारा सबसे तो मुश्किल काम यह है कि ज़मीन छोटी होगी। अब 2 एकड़ वाला, 1.5 एकड़ वाला, 1 एकड़ वाला क्या तो कर लेगा, और क्या उसकी खरीदते टाइम कोई बार्गेनिंग पावर नहीं, अपनी उत्पादन को बेचेगा तब भी उसको कोई बार्गेनिंग पावर नहीं। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने इसलिए ये कहा है कि एफपीओ, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बढ़ाओ, कलेक्टिव एफपीओ जिसको बोलते हैं। 10,000 उनका एक देश में बढ़ाओ। हमारे यहाँ हरियाणा में हमने 600 के आसपास बढ़ाने का टारगेट दिया है कि वो प्रोडक्शन भी करें और उसको फिर उसमें एक जगह एक कंपनी टाइप बना लें वो जी, जिसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जिसमें 100 कितने बना लिए आप लोगों ने? हमने 600 के आसपास बना 600। हाँ, तो 600 बढ़ाने से एक हर में एवरेज 200-250 किसान जुड़ गए एक एफपीओ में। हाँ, अच्छा। तो लाखे किसान जुड़ जाए। तो आप कितनी मदद कर देते हैं उसमें एफपीओ पे? बहुत तगड़ी मदद करते हैं। एक एफपीओ में हम कई करोड़ों की मदद करते हैं। अच्छा। उसको किस चीज़ का एफपीओ है देख रहा, मान लो आपका एफपीओ है दूध प्रोसेसिंग का, तो हम पूरी डेयरी प्लांट लगाने के पैसा दे देंगे उसको 70 से। अच्छा। आप मछली पालन का है तो उसके लिए पैसा दे देंगे। तो मिनिमम कितने किसान है उस एफपीओ में? एफपीओ में उसमें एग्जैक्ट अलग अलग तरह की वो कंडीशन है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जुड़े और सारे एक जैसा काम करते हो। तो अगर एक झींगा पालन का एफपीओ बढ़ता है तो हम उसको 5 करोड़ रुपये दे देंगे। वो अपना प्लांट, कोल्ड स्टोरेज, प्रोसेसिंग लगा ले, उसको अपने प्रोडक्ट को, फिनिश प्रोडक्ट को महीना, 2 महीना, 3 महीना रख ले तो भाव का जो फ्लक्चुएशन से बच जाएगा जी। हमारा होता क्या है कि इसी तरह से हम एफपीओ में कोई टमाटर है, ये जो मटर है या और कोई चीज़ है जिससे महीना 15 दिन कोल्ड स्टोरेज में रख लें वो, तो एक दिन ऐसा आता है सब्जियों में बिल्कुल 1-2 रुपए किलो भी होता है, कहते हैं किराया, और वो 2 महीने बाद वो 50 रुपए 20 दिन भी निकाल जाए तो वो उसी में हो जाती है। टमाटर कभी 2 रुपए बिक जाता है। तो हमारे यहाँ किसान को सबसे ज़्यादा दिक्कत यही है। तो 2 समस्या का समाधान हो गया। एक तो जो उसकी बार्गेनिंग पावर बढ़ जाएगी। एक सामान खरीदने जाना है, बीज है, खाद है या कोई और चीज़ है जी, एक तो आप 1.5 किलो 2 किलो वाला खरीदें, एक 500 किलो का कट्टा खरीदेंगे। अगर 500 किलो वाला होगा तो बेचने आपके घर पर आ जाएगा। हाँ भाई, प्रोडक्शन उसने अपना खाद बेचना है, उसने दवाई बेचनी है, उसने कुछ चीज़ बेचनी है, तो बड़ा ग्राहक के पास तो सेलर चल के आता है। माल जब बेचना है तो खरीदवार भी आपके आ जाएगा। भाई आप 500 किलो की मार्केट बन गई, आपने आलू बो दिए जी, आपने मटर बो दिए, आपने कोई किन्नू लगा दिए या आपने टमाटर लगा दिए। अब बड़ा है तो आपके पास बाहर भी आएगा, आपको खरीद में सस्ता माल मिलेगा, बेचते टाइम महंगा माल बिकेगा।
तो ये है कि इतनी इस तरह की कंसेप्ट हैं। तो अच्छा, एक नया कॉन्सेप्ट आ रहा है जी आजकल कई दिनों में। मैं आमतौर पे राजनीति की बातें करता हूँ दलाल साहब, लेकिन आज खेती की बात खेती कर रहा बातें हूँ करो, आपके आज पास। राजनीति तो कोई बहुत हो राजनीति गई। की हाँ बातें हाँ, नहीं कर रहा खेती मैं में खुल आपसे, के बात और करो। आप भी मुझे लगता है ईमानदारी से जवाब देंगे सारी हाँ हाँ, चीजों क्यों का। नहीं। एक ये चीज है कि हम जो खेती आज कर रहे हैं उसका कभी न कभी तो हमें उसको रोकना पड़ेगा, उन कीटनाशकों को जो हम धरती में डाल रहे हैं। तो नहीं, कभी, कभी नहीं, तुरंत रोकना हाँ पड़ेगा। क्योंकि आप देखो गांव में पहले कभी कभी सुनते थे कि एक आध कैंसर का मरीज हो गया, अब तो गांव के गांव में 100 मरीज हैं जी। भैया हमारे यहाँ जो इतना अत्यधिक प्रयोग है कीटनाशक का कि बिल्कुल जहर हो गया खेती। और वो हमारे प्रोडक्ट्स हमारा इंटरनेशनल प्रोडक्ट मार्केट में कहीं ठहरते नहीं। टोटल हमारा प्रोडक्ट कहीं कोई एक्सेप्ट ही नहीं हो रहा है। हमारे फल नहीं माने मना कर देते हैं, हमारी सब्जियों को मना कर देते हैं जिसमें जो पेस्टिसाइड ज़्यादा है, इसमें अब जहर है अब इसमें। खाएगा कौन खाएगा और जी उसको? हमारे भोला किसान है कि गांव गांव में वो बैठे हुए हैं, हमारे एग्रीकल्चर के एडीओ बैठा रखे हैं, उनकी नहीं सुनते। दवाई बेचनी है ना दुकानदार, ये अच्छी है या माड़ी है वो हाँ, बता वो देगा। कहेगा या ले गिर जा। और वो डालनी होती है 50 ग्राम, तो वो पहले दे देगा तो 100 ले जा, बताएगा 100। फिर किसान भी लालच करता है, कहीं और 100 के बजाय 150 डाल देता है, जबकि उसको ये नहीं पता कि उसने अपनी ज़मीन को बर्बाद कर दिया, इसकी उर्वरा शक्ति खत्म कर दी। अब बहुत सारी जमीन बंजर भी हो जाती एक है। ज़रूरत से ज़्यादा जो डालोगे आप पेस्टिसाइड, तो उसके बाद उसका काम करना बंद कर देती है। तो कब लौटेंगे और सरकार कब किसानों को अब कहेगी देखिए कि जो प्राकृतिक खेती की तरफ आ जाओ नहीं, आप? प्राकृतिक खेती की तरफ तो हमने पूरा जोर लगा रखा है। समस्या तो ये है कि अब तक बहुत कुछ करने की इच्छा थी मेरी, लेकिन आपको पता है कि पिछले दिनों ये लॉकडाउन, कोरोना, 2 साल हो गए बजट कर। कंस्ट्रेंट, कुछ हो ही नहीं रहा था सिवाय कोविड मैनेजमेंट के कि भाई आज ये कर दो, आज ये कर दो। जो हमारा कोर काम था उस पर मतलब जो नहीं हो करना रहा था। चाह रहे थे हाँ, वो नहीं लेकिन कर पाए। एक चीज़ की फिर भी मैं कहता हूँ, भारत के किसान को मैं नमन करता हूँ कि ऑल टाइम हाई प्रोडक्शन है। और क्या, पिछले साल भी, जैसे पूरी इकोनॉमी को किसानों ने थाम रखा इस था। साल भी ऑल टाइम हाई होगा। जब से हिंदुस्तान बना है जी, सबसे ज़्यादा उत्पादन होगा अब जो होना है। अच्छा। हाँ, जो डाटा आ रहा है, अपने हरियाणा का कोई डाटा कलेक्ट किया? टोटल किसान कितने हैं अपने हरियाणा में? टोटल किसान देखो हमारे पास ज़मीन है कोई 1 करोड़ एकड़ के आसपास, अच्छा और 80 लाख एकड़ में जमीन होता है। जी। और आमतौर पर अब एग्जैक्ट डाटा मेरे ध्यान नहीं, 20-25 लाख किसान हैं। तो खेती घट रही है या फिर बढ़ोतरी है हेक्टेयर में? नहीं, जमीन तो वही है। अब वो टुकड़े हो रहे हैं उसके, जो परिवार बढ़ता है तो 2 हिस्से हो जाते टुकड़े हैं। होना, छोटे हो रहे जमीन तो ना घटेगी ना बढ़ेगी, जमीन तो जमीन तो रबड़ तो है नहीं कोई। रबड़ नहीं है। लेकिन वो उसमें घर बना लिया किसी ने हाँ, अपने तो वो खेत थोड़ा में। सा घटता है अर्बनाइजेशन की वजह से। लेकिन हरियाणा में मैं आपको बताता हूँ कि हमारा जो प्रोडक्शन है वो हर साल बढ़ रहा है। हमने पिछले सरकारों की बजाय, कई बार बहस करते हैं मेरे पास असेंबली में, और मैं जब टाटा बात करता हूँ तो कोई बहस नहीं करता कि भाई हमने नहीं, 2000, बहस तो करते हो आप, खैर मैं आज छेड़ूंगा नहीं आपको। 2000 मैं कोई बात छोड़ रखा है मैंने। 2014 से 2021 की मैं डाटा जब देता हूँ कि उस टाइम गन्ने का उत्पादन कितना था, फैक्ट्स रखते हैं। गेहूँ का प्रोडक्शन कितना था, धान का प्रोडक्शन कितना था, एमएसपी क्या थी, किसान को कितना पैसा दिया, मुआवजा उस टाइम कितना मिला, अब कितना दिया, एमएसपी जो खराबे का पैसा उस टाइम कितना था, कितना दिया, हमने मशीन का मैकेनाइजेशन का पैसा कितना दिया, सारे डाटा हैं। तो कुल मिला के जो 6-7 साल में 50%, 60%, 70% हर चीज़ का बढ़ा है। वैसे ही देख लो आप, अब इस बार जो है कपास 10,000 बिक रही है, सरसों 8,000 बिक रही है, 14 में 2,500 रुपये थी, गुआर 6,000 रुपये बिक रहा है, बाजरा उस टाइम 800-900 था, अब 1,900 रुपये आज बाजार में है। समय भी तो बदल गया ना जी ना, दलाल ना साहब। वो इन्फ्लेशन है, और मैं मानता महंगाई भी हूँ, तो बढ़ रही है ना। मैं मानता हूँ। नहीं, किसान की जो देखो ऐसा है, किसान की तो वही हालत है जी, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। किसान की वायबिलिटी आती नहीं है। लेकिन मैं बताता हूँ कि सरकार ने जो चीज़, एक तेल को छोड़ के डीजल को छोड़ के किसान की बिजली का रेट 1 पैसा नहीं बढ़ाया 7 साल। ट्यूबवेल का रेट जो है हम 6,500 करोड़ ट्यूबवेल लगा कितने पाए ना जी, वो उस पर निर्भर करता है ना। अब फाइलें पड़ी हैं वहाँ पे, नहीं लगा पा रहे। कितने लगाओगे ना, फाइलें पड़ी दी, सोच समझ के रोक रखी है। पानी खत्म हो जाएगा, ट्यूबवेल तो हम लगा सकते हैं। जमीन का पानी खत्म हो हाँ, जाएगा। पानी खत्म, फिर क्या करोगे?
हमारे यहाँ ट्यूबवेल लगाने से डार्क जोन बन के 400, 500, 600, 700 फुट तक यहाँ तो मैंने देखा भी आने में तो बहुत खत्म ही हो गया पानी। अब ट्यूबवेल लगा रहे हैं, सारे कनेक्शन दे दिया, लेकिन शर्त यह लगाई है कि तुम फ्लड से पानी नहीं लगाओगे, अरे दलाल साहब एक मैं माइक्रो इरिगेशन करो। उसमें क्या होगा कि 2 किले भरने हैं नाके से, वो फुहारे से 10 किले भर जाएगी। अब ट्यूबवेल कनेक्शन पे ये शर्त लगाई है हमने। उससे बढ़िया तो कोई चीज है ही नहीं। हाँ, लेकिन उससे भी नाराज हुए थे लोग। हमने ये शर्त लगाई कि भाई हर किसान जो है 3 स्टार या 4 स्टार मोटर लगाएगा। अब किसान कहता है जी हमने, हमारी मर्जी है, क्यों हमने, भाई सरकार का पैसा है, आपको बिजली सरकार दे रही है, आप अपनी मर्जी की मोटर खरीद लाते हो जो सारी बिजली खा जाओ, पानी उतना ही निकालेगी। देसी मोटर लगा दी और वो डबल बिजली खा गई। सरकार का एक ट्यूबवेल पे सरकार 1.25 लाख रुपए की बिजली देती है किसान को, 1.25 लाख रुपए की इस टाइम। अब वो मोटर लगा देगा उस पर देसी जुगाड़ की, तो 2.5 लाख की बिजली खा जाएगी। हम कहते हैं कि तुम मोटर भैया ऐसी लगा ले जो हमने 5-10 बिजली में इसकी कोई लिया तो वो 50,000 की बिजली खाएगी। वो बिजली का जो पैसा बचा, लाख एक मोटर पे 80,000 बचा, तो किसान की तो काम आएगा। किसान मानने लग गया, समझ। लेकिन एक बार शुरू थोड़ा धक्का करना पड़ेगा। मकसद ये नहीं है कि हमने किसान को तंग करना है। तो अब हमने बहुत सारी चीज़ करी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा करो, इसमें पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराओ। बहुत सारे आदमी का ये पोर्टल के खोल दिया। पोर्टल बदलाव है ना, बदलाव। हाँ, थोड़ा नहीं, पोर्टल क्या है भाई, हम ये कहते हैं सारा किसान की 80 लाख एकड़ जमीन है, 80 का 80 हर साल नापांगे। इसने धान बो रखा है, इसने मूंग बो रखा है, इसने मक्की बो रखी है, इसने सब्जी बो रखी है। क्योंकि हमारे पास डाटा ही नहीं होगा। डाटा होगा तभी तो हम पॉलिसी बनाएंगे, तभी उसके लिए व्यवस्था करेंगे, तभी उसके लिए इनपुट की अगले साल की तैयारी करेंगे। दलाल साहब सही, दुनिया के अंदर इस टाइम पढ़े लिखे जो है सिस्टम है, डाटा जिसके पास है वो बहुत आगे रहेगा। डाटा की लड़ाई है, डाटा की लड़ाई है। डाटा से ही प्लानिंग करते हैं। अब कोई भी धंधा करें, अगर डाटा नहीं है तो प्लानिंग नहीं कर सकते। इलेक्शन भी लड़ते हो तो डाटा पे जीतते डाटा आजकल तो पता हो, डाटा हर तरह का सोशियो इकोनॉमिक डाटा, कास्ट का डाटा, फलानी चीज़ का डाटा, किसान है, मजदूर है, भेड़ पालने वाला है, बकरी पालने वाला, डाटा तो होना चाहिए। और तो इस पोर्टल का मकसद यही है। और उसमें हम फिर चटनी करके सारे हर किसान की मैपिंग करके उसके हिसाब से स्कीम दो। अच्छा दलाल साहब, राजनीतिक बात नहीं है ये। आप सब इंसान हैं, खेती करते हैं, खेती वाले परिवारों से जुड़े हुए हैं, आपसे पहले भी कृषि मंत्री रहे हैं। तो जब आप अपना एनालिसिस करते हो कि एज ए कृषि मंत्री आपने क्या मतलब प्रायोरिटी रखी है अपनी, कि मैं ये करके जाना चाहता हूँ भाई एज ए कृषि मंत्री? देखो धर्मेंद्र भाई, मैं कोई बड़ी बड़ी बात नहीं करना चाहता। हाँ, मतलब ग्राउंड लेवल पे कोई सोचा है? ऐसा है कि जो करूँगा लोग बता देंगे। ये तो हम तो चाहते हैं हमारा करे, क्योंकि ये तो जिंदगी तो चलती रहती है। अगर लोग बोलते हैं कुछ कराया तो कराया, नहीं तो कुछ नहीं कराया। लोग कहेंगे, मतलब अभी जो बचे हुए हैं 24 तक। और सबसे अच्छा काम हमने, मैं मानता हूँ आज तक जो मैंने किया है, ये खूब झगड़ा हुआ, खूब आंदोलन हुए, खूब तिखी बात हुई, आपस में मैं चुतू हुई, लेकिन हमने किसान को आज़ाद कर दिया। किसान सदियों से गुलाम था, क्या गुलाम था, आड़ती का, पूंजीपति का। उसके तो वो बदल गए हैं एक्चुअली। रिपोर्ट आपके पास ग्राउंड लेवल की पहुंचती नहीं है, तरीके बदल जाते हैं। तरीके तो वो कॉपी ले रखी है ना, कॉपी भी हटा देंगे, ऐसा है, कॉपी भी हटा देंगे, कॉपी भी हट जाएगी। किसान तो आजाद तब होगा जब आप बैंकों में डाटा मंगाए। देखो हर किसान कर्जदार है ना, वो तो है कर्जदार तो दुनिया का हर आदमी है। टाटा भी है, बिरला भी है, ये अदानी अंबानी भी। ये तो भाग जाते हैं जी, भाग गया वो पीछे लेके। किसान का बात है अपनी जमीन छोड़। कर्जदार तो ऐसा है कि कर्जदार तो सरकार भी है। अब लोग सरकार का कर्जा तो लोगों को ही चुकाना है। विपक्ष वाले ये कहते हैं कि भाई तुमने कर्जा दोगुना कर दिया, 1 लाख करोड़ था 2 लाख करोड़ हो गया। लेकिन ये नहीं कहते कि भाई उस टाइम आमदनी 1 लाख करोड़ थी, ये 2.5 लाख करोड़ होगी, 2.5 लाख होगी। उस टाइम जीडीपी क्या थी, अब क्या जीडीपी होगी। उस टाइम सारा हमारा, ये तो चलो राजनीतिक बातें चलती रहती हैं, इकोनॉमिकल बातें हैं। नहीं, ये जो विपक्ष वाले पक्ष में आ जाएंगे तब ये कहेंगे कि वो आप वाली बात ये रिपीट करने लग जाएंगे। कहीं भी ग्रोथ होती है उसके लिए पैसा इन्वेस्ट करना पड़ता है। इन्वेस्टमेंट का साइकिल से ही इकोनॉमी का अभियान घूमता है। मैं कोई अगर कृषि कार्य में थोड़ी व्यापार की समझ में है, दुनिया 60-70 देशों में घूमा हूँ, धंधे भी 10 तरह के करे हैं, और भगवान की मेहरबानी रही है, दाल रोटी बढ़िया चल रही है। और ये भी है कि मुझे ये काम करने का जो मौका मिला है, हालांकि इसमें 1-1.5 साल कुछ कर नहीं पाया, सब कोई नहीं कर पाया, सर्वाइव करने का मौका था। आप क्या कोई नहीं कर पाया। लेकिन हमने एक रास्ता डाल दिया कि
सारा जो किसान 20 किले 30 किले का वो कर्जे में, और उसका फसल को बेच के वो मंजिलें बढ़ा के लंबी लंबी गाड़ी ले रहा है। रीजन खर्चे बढ़ा दिए ना हमने अपने। खर्चे नहीं, उसके क्यों नहीं बढ़े? उसके अनाज बेच में इतना मार्जिन खा ले कोई, और किसान उसकी माने, तो ये मोनोपोली टूट रही है। ये सारा सारा जो पिछला 1.5 साल का संकट था उसकी जड़ में ये था। और ये अब हमने डायरेक्ट पेमेंट जब से करी है, अब देख लेना, एक बार दे देंगे कंपनी, 2 बार दे, तीसरी बार देना बंद कर देगी। कौन गुलामी मंजूर करे? मुझे देखो दलाल साहब, आप पूरा दिन मेले में थे, थक रहे होगे, लेकिन मुझे आपकी बातों में मजा आ रहा है। मतलब बोल पूछे तो हाँ खुल के बोलता हूँ। अब मुझे एक सही जेन्युइन समस्या आ रही है, जो मैं जैसे घूमता हूँ अपने इंटरव्यूज के लिए, पॉलिटिकल इंटरव्यू करता हूँ, पहली बार मतलब खेती किसानी पे बात कर रहा हूँ, और ये जो पानी आ रहा है खेतों में, इस साल भी आया है, पिछली साल भी आया है, बहुत हजारों एकड़ भूमि ऐसी है जिसमें अभी तक पानी नहीं उतरा है जी। और इसका समाधान किस रूप में कर पा रहे हो? एक तो किसान को धान छोड़ना पड़ेगा। हम जो पहले स्कीम बनाई थी, मेरा पानी मेरा व्यवसाय, कि भाई धान छोड़ दो, क्योंकि हमारी धान के लिए हमारी जमीन ठीक नहीं, क्या हमारी जमीन ये पानी सोखना बंद कर गई? हाँ, क्या नहीं, क्या? एक तो ये डाल दिया आपने, फर्टिलाइजर जा जाके हमारी जमीन खराब हो गई। पहले आपने बताऊं कि वो आज से 15-20 साल पहले नीचे तो गिजाई से लकड़ा करती, छेद कर दिया करते, सामने में बारिश आ हाँ जी, गई, छेद से अब एक छेद दिखा दो किसी गाँव में। हमारे तो टिब्बे हैं जी, छेद ही छेद है उसमें। छेद ना, वो अब भी वो नहीं निकलते कीड़े, ऊपर जहर डाल दिया, ऊपर निकलते ही नहीं। वरना आप एक गाय के होल से बन जाएगा, गाय का गोबर 3 घंटे के बाद उसका कितने होल निकला करते, होल निकला नीचे से केचुआ खाने आ जाता है। हम कई बार उसमें खुद कीड़े से भी निकलते थे। केचुआ आते मट्टी खा के उसको गोबर तक आ जाता है, स्मेल से वो पानी को नीचे तक ले जाता था। अच्छा, वो मर गया? मर गया। जहर डाल डाल कई समस्याएं पैदा की हैं, जो प्राकृतिक खेती से हम ठीक करेंगे। और दूसरा ये है कि हमारी जो कम से कम 4-5 लाख एकड़ जमीन जो है, ये जल भराव की है, वाटर, इसमें 4-5 लाख एकड़, हाँ। तो बहुत बड़ा अब हमने 100 करोड़ का बजट डाला है, और हम किसान से कहते हैं भाई 1 एकड़ ठीक करना, इसको नीचे वो छेद वाले पाइप दबाएंगे लो के 1 मीटर नीचे, एक कोने में स्लोप देंगे, गड्ढा करेंगे, उस पानी को डिवाटरिंग कर देंगे, ताकि वो ऐसा एक क्लस्टर 200-400-500। अच्छा, वो पानी आप जमीन में डाल दोगे? उस पानी को कहीं ले जाए, बोरिंग नाले में डाल देंगे। अच्छा, जमीन में नहीं डालेंगे। उस पानी का लेवल कहीं 1 फुट है या जल नीचे है कि ड्रेन में डालोगे आप? वो सूखती नहीं जमीन, जहाँ जमीन सूखती ही नहीं है उसके नीचे पाइप दबा के खोद के, अच्छा, और उसमें वो आपस में जोड़ के उसको ले जाके ड्रेन में डाल देंगे। तो हम ये कहते हैं किसान से 40,000 रुपया खर्चा है, 10 तू दे दे, 30 हम सरकार से दे देंगे। हमने पोर्टल खोल रखा। नहीं, जैसे किसी 100 एकड़ में पानी भरा हुआ है, 500 एकड़ दलाल साहब 100 एकड़ में पानी भरा हुआ है, और उसमें से 10 किसान ये चाह रहे हैं कि उनकी जमीन का पानी निकल जाए, लेकिन 10 कह रहे हैं हम 10,000 रुपये भी नहीं देंगे, तो उनका क्या होगा? वो हम पहले क्लस्टर बढ़ाएंगे। अच्छा, हाँ, नहीं करेंगे भाई, तुम भरवा 10 वालों का कर दोगे? कम से कम 100-200 एकड़ का चक बनाओ। अच्छा, हाँ, उसके लिए इतना खर्चा कर रहे हैं। तो ये कब तक आप कर हमने दोगे? पोर्टल खोल रखा है, रजिस्ट्रेशन कराओ। अच्छा, रजिस्ट्रेशन कराओ। मतलब अगले साल पानी नहीं बढ़ने दोगे? ये नहीं कह सकते, हम हर साल 1-1 लाख एकड़ जमीन ठीक करेंगे। 1-1 लाख पानी 2 तरह, तो एक 4-5 लाख एकड़ है तो 5 साल लग जाएंगे। एक तो है कि पानी बाढ़ का भरे, बारिश का भरे। एक ये हो गया कि उसमें वाटर लॉगिंग होगी, वो जो सूखता ही नहीं। मैंने देखा एक मुंडाल में एक खेत में बहुत सारी वो पीछे से पानी आ रहा है कहीं से, उसके खेत में पानी नहीं है, पीछे से वाटर लॉग्ड एरिया है। जो वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, उसको हम इस 1-1 लाख भी पिछले 20-25 साल से 20,000 जमीन एकड़ ठीक हुई है, 25 साल से। नहीं दलाल साहब, एक प्रैक्टिकल बात यह है कि मान लो 1 लाख एकड़ 1 साल में ठीक किया आपने, हाँ, तो 5 साल लग जाएंगे, 5 लाख लगेंगे। तो ये शुरू तो करें। पिछले 20 साल में 20,000 हुए। नहीं, पानी नहीं बढ़ता था जी पहले? ना बढ़ता था, पहले भी बढ़ता था वाटर लॉगिंग। अब मानो ये बात 3-4 साल में ज्यादा पानी बढ़ने लगा। देखिए, पानी 2 तरह का सिस्टम है, आप समझ नहीं पा रहे। एक तो है बारिश के दिनों में बारिश का पानी उसको पंप आउट कर दिया, वो तो जमीन सूख जाती है। एक हुआ कि बारिश के पंप आउट भी कर दिया, फिर भी जमीन नहीं सूखती, नीचे का पानी आ गया। हाँ जी, ऐसा एरिया है, तो उसको ठीक करने की बात कर रहा हूँ। अच्छा, एक बार पानी भर गया, उसको पंप आउट कर दिया, जमीन सूखती नहीं है, नीचे ऊपर का एक हो गया पानी, तो उस जमीन को हम सारी उसको ठीक करेंगे। दोस्तों, ये थे जेपी दलाल जी। कोई पॉलिटिकल बात नहीं करी,
कौन क्या कर रहा है किसी का नहीं पूछा, मैंने पहली बार नहीं पूछा, और सिर्फ खेती और किसानी पे बात की है। ये इसलिए बात करना जरूरी है क्योंकि अक्सर हम पॉलिटिकल बातें करने के चक्कर में ना जो ग्राउंड पे जो समस्याएं हैं उनको डिस्कस नहीं कर पाते हैं। मौका था पशुधन मेले का, भिवानी में कई साल में काम किया है, मेरा घर जैसा है भिवानी, और आपने यूट्यूब पे वीडियो भी देखे होंगे, खूब वीडियो पशुधन मेले के डाले हैं, क्योंकि मैं खुद देखना चाह रहा था कि ये जो पशुओं में बदलाव आ रहे हैं, किसान किस किस तरह की नस्ल अपना रहा है, कैसे कैसे पशु पाल रहा है, कितना दूध दे रही हैं, ये मुझे एज ए स्टूडेंट या एक किसान के घर में पैदा हुआ तो मेरा खुद की दिलचस्पी इसमें थी। और मैं दलाल साहब आपको इसके लिए साधुवाद भी मुझे देना थोड़ा सा चाहूँगा। 2-10-30 सेकंड की बात रहेगी। पशुओं से संबंधित हमने कुछ नई योजनाएं चला रखी हैं। बताइए। एक तो है जैसे केसीसी बनता है, ऐसे पशुधन क्रेडिट कार्ड है। अच्छा, हमने हरियाणा में देश में सबसे ज़्यादा चलाया है। जिसको बनवाना हो किससे संपर्क करें? संपर्क हमारे वो एग्रीकल्चर का एसडीओ बैंक से बनवा के देगा। अच्छा, आप 1,60,000 रुपये तक का 4% ब्याज पर बैंक से पैसा मिलता है। आपकी जमीन गिरवी नहीं रखा जाएगा, घर गिरवी उस पशु को ही मिलता है। अच्छा, पशुधन कार्ड पे मिल जाएगा वो? पशुधन क्रेडिट जैसे केसीसी जमीन के किला पर बना है, अच्छा, पशुधन क्रेडिट कार्ड जो हमारे गरीब भाई 1,60,000 का लोन? 1,60,000 का 4% ब्याज पे, जो ठीक है। ये तो आज ज्यादातर गरीब आदमी कर्जा में दबे पड़े हैं। तो काफी लोगों ने बनवाया है? 900 करोड़ रुपए के बनवा चुका हूँ। बनवा चुके। 17,000 आदमियों को दिलवाए हैं और मैं चाहता था 7 लाख का, लेकिन फिर वही कोरोना बीच में आ गया। लेकिन अभी भी हमने काफी किया है। अच्छा, दूसरा ये है कि बीच में 8-10 महीने बीमा बंद हो गया था। कोई भी पशु हो 17,000 का, 80,000 रुपये का, गाय हो भैंस हो और है, 100 रुपये में बीमा करते हैं। अच्छा, अगर उसका पशु की मौत हो जाती है तो उसको पूरे पैसे मिलेंगे। हमने ये स्कीम रिन्यू कर दी है कल परसों से, तो सारे किसान भाई ये भी ऑनलाइन अप्लाई होगी क्या? ये तो बीमा कंपनी करती है बीमा। अच्छा, वो बीमा करवाएगा। अच्छा। बीमा करवा वो के किसान को पता कैसे चलेगा कि 100 रुपये में बीमा होने लग रहा है? मैं बता रहा हूँ ना सबको। पहले 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 हरियाणा देश में सबसे ज़्यादा है। मैं जब से मंत्री बना हूँ 6.5 लाख पशुओं का बीमा करा दिया था। अच्छा, बीच में यह स्कीम टूट गई थी क्योंकि बंद हो गई थी। पैसा का दिक्कत आ गई थी। अब इस स्कीम को दोबारा चालू कर दिया। अच्छा, हाँ, तो किसान का और जो हमारे SC-BC भाई का उसका 25 रुपये, 80,000 की गाय भैंस का, 17,000 की गाय भैंस का 100 रुपये में बीमा है। बढ़िया है। और वो उसकी जो अनटाइमली डेथ हो जाती है, कोई वजह हो जाती है, तो उसको बीमा दिलवाना मेरा काम है। अच्छा, आप उसकी पैसा देना। तो ये 2 स्कीमों का जो है, और भी बहुत बड़ी स्कीम है, फिर बताऊंगा आपके पास टाइम की सीमित है। इसी पे बात करते रहो 4-5 दिन मेरे पास, पशुपालन पे, मछली पालन पे, झींगा पालन पे। वैसे मजा तो आया होगा ना? हाँ, नहीं मेरा क्योंकि पॉलिटिकल बात पॉलिटिकल वक्त तो कोई पॉलिटिकल में लोग पोजिशनिंग करते हैं। चाहता तो मैं कर सकता था। वो एक दिन पॉलिटिकल पे अलग कर लेना। पहले तो आप मुझे टाइम दो कि जो किसानों को फायदा हो। झींगा उत्पादन पे कमाल होने जा रहा है, कमाल। मेरे यहाँ मेरे हल्के में 15-20 गाँव में मिट्टी मोर का मतानी जुप्पा वगैरह 50 फार्मर मैंने तैयार करे। 50 आदमियों को तालाब बना दिए। 100-150 के सरसा में, 50-60 रोहतक झज्जर में एक फार्म मरता 2.5 किले का। खारे पानी की जमीन में कुछ होता तो है नहीं, बारिश होगी तो बाजरा हो गया, चढ़ा हो गया, और कुछ नहीं होता। 10,000 रुपये ज़्यादा की आमदनी नहीं है उसको। 2.5 किला का तालाब खोद के रेतली जमीन में तो पॉलीथीन बिछाना, बोर करके उसमें पानी डालना, कर लो, एक जनरेटर या ट्यूबवेल का कनेक्शन लेना, और उसमें हवा छोड़ने के वो इरेटर होते हैं, वो हो गए। 2-2.5 लाख रुपए का उसमें बीज ला दिया मच्छी का, 1,50,000 की दवाई और 2-2.5 लाख की खुराक है। सारा खर्चा 18-20 लाख रुपए का, 22 लाख रुपए का है। 9 लाख रुपए सब्सिडी देता है मेरा बैंक का। अच्छा, तो किसान का लगे 14-15 लाख रुपए। 5 महीने में 40 से 50 लाख की मच्छी बिकती है। झींगा जी, धरती पर ऐसा कोई कारोबार नहीं है। मैं व्यापार भी बहुत करे हैं। कोई भी धंधा करता है 3 साल में, 4 साल में पूंजी पूरी हो। कोई भी किसान अगर इस काम को करेगा, किसानों के बच्चे, मेरी कोशिश ये है कि अगले 2-3 साल में 2-2.5 हज़ार जो बेरोजगार बच्चे हैं उनको झींगा पुलवा के करोड़पति बनाऊं। और मैं चाहता हूं कि फिर एक दिन मेला लगा के आप जैसे आदमी को दिखाऊं कि ये 2,500 आदमी हैं, इनसे पूछो कि 5,000 रुपये की नौकरी मांगते थे और ये करोड़पति हैं या नहीं उस जमीन पर। इतनी डिमांड है झींगा की? हाँ, दुनिया में है। अरे अपना तो खाते नहीं ना। हमें व्यापार करना है, खाना से क्या मतलब है? हमें व्यापार करना है। आपकी ये बताइए कि 10 लाख रुपए एकड़ की आमदनी का धंधा बता रहा हूँ खारे पानी में, जो 6 महीने में हो जाए, जिसमें बाजरा या जिसमें कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं होता। तो अभी आप जाके झींगा
के जो फरवरी में अब मार्च में बीज पड़ेगा, झींगा के 4-5 किसानों से पूछ के आना, 450 से 500 रुपये किलो बिकता है। अच्छा 7 से 8 टन निकल जाता है वही झींगा। खर्चा 14 लाख, 15 लाख, 16 लाख जैसे भी है, लेकिन इसमें गफलत करोगे, मान लो वो रात में सो गया, दारू पी के सो गया, और आवाज दिन उसको ऑक्सीजन सारी तो मर जाएगी, जीव पालना है। लेकिन इससे आसान काम हरियाणा के किसान के लिए कोई हो ही नहीं सकता। मतलब व्यापार भी है और अपना बीज देने वाले भी उसके खेतों में भेजूंगा, दवाई देने वाला डॉक्टर भी खेतों में भेजूंगा, बेचने नहीं जाना पड़ेगा, वहां से खरीद वहीं से उठा लेगा, बस जागना पड़ेगा उन्हें। 1 महीना तो ट्रेनिंग लो मेरा मच्छी वाले महकमे से, पानी टेस्ट कराओ, जमीन टेस्ट कराओ, और फिर सीखो 15 दिन, उसके बाद देखो रिजल्ट। तो इतना बढ़िया चीज़ मैं बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बिजनेस विभाग का आदमी, बच्चों को अगर आपको मैं चैलेंज करता हूँ कि अगले 3 साल में 2000 बच्चों को करोड़पति बनाऊंगा। मैं 3 साल बाद पूछ लूंगा आपसे, 3 साल बाद, बीच में रिकॉर्ड है ये, बीच में चेक कर लेना। अच्छा, हर साल चेक करो। इस साल का मेरा टारगेट है कम से कम 500 नहीं तैयार। मैं आपसे लिस्ट लूंगा, हाँ लिस्ट लूंगा, और फिर उनमें से रैंडमली मैं जाके आऊंगा, जिसके मर्जी रैंडमली सबके इकट्ठे करो, चेक कर लियो। 500 आदमी के फार्म इस बार बढ़ाऊंगा, और ये तो लंबा टाइम नहीं है, फरवरी मार्च के बीच, ये तो अगली बारिश के मौसम से पहले पहले फसल तैयार हो जाती है, क्योंकि बारिश में खारा पानी में मीठा पानी मिल जाता है, उससे पहले करनी पड़ती है, वरना तो 2 फसल भी आ जाती है। खारा ही चाहिए पानी उसमें, खारे की फसल खारे में होगी, मीठे की मीठा में होगी। मीठा पानी सहन नहीं करती, ना वो तो मीठा मर जाएगी। अच्छा, वो समुद्र वाली है, मेरे खारे पानी की। तो जैसे एकदम फसल वो आ गई, बारिश आई कोई बिना, वो फिर आपको तुरंत उसमें खारा पानी डालना पड़ेगा। अच्छा। थोड़ा यही तो सिखाते हैं ट्रेनिंग में। अच्छा अच्छा, उसकी सैलिनिटी मेंटेन करनी पड़ेगी। बेशक पानी बदलो, अच्छा, निकाल दो, वो लोग जिएगी खारे जो में। जिस चीज का जीव है, जिस मौसम का, जिस वातावरण में उसको रहना, उसको वो वातावरण तो चाहिए। तो बहुत अच्छा वो है झींगा। हाँ, बहुत चीज़ें हैं। मशरूम वाले पैसे कमाने लग रहे, बहुत तगड़े तगड़े पैसे कमा रहे हैं। वो शायद छोटे छोटे बदोबखी वाले भी कमा लेते हैं, लेकिन महारे वाला आदमी ने तो डी सीरेट चिपका दे, डी सीरेट को 4000 लगवा दे। दूसरी उसमें बंधी हुई इनकम है जी, वो बच्चों का एक्सपोजर नहीं है, उनके पास कैपिटल भी नहीं है, उनको नॉलेज भी नहीं है, उनको ट्रेनिंग भी नहीं है, और उनके जीज में व्यापार नहीं है। बच्चों का कसूर नहीं है, लेकिन हम अगर, मुझे पता है मैं इस बार 400-500 कर दूंगा तो 5000 वो अपने आप कर लेंगे, देख के सीख जाए। अभी मेरे यहाँ 50 फार्मर। अच्छा, इसमें कितने किसान करो जी, कोई झींगा ऐसे बिकेगी दुनिया मतलब उसका कि देश लगा दीजिएगा? तो हमारा तो हम तो 5% भी नहीं खिला पा रहे दुनिया को। अच्छा, हमारा कहाँ है? हाँ, कभी वो ज्वार वाला काम हो जाएगा, हम ज्वार बोले ना, इसका तो बहुत, हमारा झींगा को हैदराबाद वाले आदमी यहाँ से हमारा खरीद के वहाँ प्रोसेसिंग करके डबल रेट से बाहर बेचे हैं, और वहाँ बिका है 4 गुना रेट पे। अच्छा, जिस दिन यहाँ से सीधा बिकने लग जाएगा तो और फायदा हो जाएगा। आज ही हमारे मंत्री आए थे, केंद्रीय मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला जी, अडलाली में सेंटर का फार्म है, मैंने उनको देख के आए वो। तो चीज़ें हैं, ऐसा किसान की आमदनी का एक तो डायलॉग है, किसानी को सीमित क्यों कर रखा है? किसान के लिए बहुत सारी, उसको खोलना पड़ेगा ना, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर, तू ऐसे कर। अब 2-4 एकड़ की ज़मीन में तो गेहूँ और धान पैदा करके आमदनी नहीं बढ़ेगी, कुछ अलग करना पड़ेगा, और अलग जो मार्केट को चाहिए वो करो। कभी कभी रास्ते में जाते हो, गाड़ी रुकवा के किसी किसान से मिलते हो, बात करते हो? जी, रहता है किसानों में, मेरे तो मेरे ख्याल में प्रेजेंस किसी की भी नहीं होगा। पूछ लेते हो प्रैक्टिकल समस्याएं क्या? प्रैक्टिकल में ही करता हूँ मैं, एनालाइज करता हूँ, रहता है प्रैक्टिकल में। जो एक भी आदमी काम करता है तो मैं उसको सेंस ऑफ ओनरशिप है ओन करता हूँ, किसी घाटा नहीं होना चाहिए, उसको सिखा के आता हूँ, अफसरों को ले जाता हूँ, करप्शन नहीं करने देता। और अब करप्शन तो दलाल साहब नहीं रुकता है अपने देश में। कब देखिए, ये करप्शन नहीं रुकता, कंपैरेटिव टर्म है, बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो ना, मैं बताने लग जाऊंगा तो। कंपैरेटिव टर्म है, बहुत बुरा हाल है ना, ये तो ऐसा है, देखने का नजरिया है। नजरिया क्या, मजबूरी है। मैं तो पत्रकारिता करनी है, देखना पड़ता है। आप एक काम करो ना, आप एक काम करो, 101 फार्म बड़े हैं इसमें सरसा में, 50-60 झज्जर में है, 50 सिवानी में है, जाके पूछ के आओगे कोई करप्शन की वजह से किसी को कुछ देना पड़ेगा? नहीं, आपको नहीं दिया होगा दलाल साहब? ना, किसी को वो को नहीं बताओ दलाल साहब, वो भी तो शान है ना, बताएगा वो, मारती एक लग बता दो, अगले पूछाओ, फिर मैंने बता दी कि किसी ने कुछ देना पड़ेगा। दलाल साहब मैं लिस्ट ला के दे दो ना, यही तो चाहिए मुझे।
जाओ। तान दोगे आप उन्हें फिर? मैं क्या करूंगा वो तो टाइम नहीं, बताएगा। अब करते हो तो मैं मेहनत अब करूँ। करो ना मेहनत। अब आप मुझे दो, मुझे चाहिए ये कि किसी ने किसी को एक पैसा देना पड़ेगा, जो विभाग है मेरा उसका तो इलाज करूँ। दोस्तों ये थे जेपी दलाल जी। बड़ी बढ़िया और अच्छी बातें कृषि पे हुई हैं, नॉन पॉलिटिकल बातें हैं। दलाल साहब के विचारों से क्या सहमत हो आप? क्या झींगा पालने के लिए तैयार हो? दलाल साहब का कहना है कि झींगा पूरे प्रदेश की आर्थिक स्थिति को, किसानों को बदल सकता है। इसके अलावा बहुत सारी योजनाएं इन्होंने बताई सरकार की। जमीन पे वो योजनाओं का क्या हाल है, लोग उनके बारे में क्या सोचते हैं, आप खुद के क्या अनुभव हैं, क्या आप इन बदलावों को स्वीकार कर पा रहे हैं? अपने विचार जरूर रखें। मैं दलाल साहब के पास उन सारे विचारों को कंपाइल करके भेजूंगा ताकि लोग क्या सोच रहे हैं आपको फीडबैक भी मिल जाए। शुक्रिया दलाल साहब। धन्यवाद।